ओके, शारदा सदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो नया चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। उसमें हम जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन को लेकर चलेंगे, क्योंकि वंशागति अगर आपको पढ़नी है तो जेनेटिक्स जानना बहुत जरूरी है कि जेनेटिक्स के बारे में क्या क्या इस चैप्टर के अंदर रहेगा, कि मेंडल के नियम रहेंगे, मॉर्गन की थ्योरी रहेगी, ठीक है, कुछ डिजीज रहेंगी, ठीक है, तो उनको हम पढ़ेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है जो आपके हायर क्लास तक काम आएगा। जेनेटिक्स की जो स्टडी होती है वो हायर क्लास तक चलती है। ठीक, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना जेनेटिक्स का टॉपिक। ठीक, यहाँ पर ऊपर ऊपर दे रखा है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बात आती है ना, जेनेटिक्स की बात आती है तो इसको हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। ठीक है, तो जेनेटिक्स को जब भी पढ़ना है तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जेनेटिक्स दो टर्म्स की स्टडी के साथ चलता है। ठीक है, यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। किस किस का अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता व विभिन्नता। आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में हम जानेंगे। तो कल भी छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ था अपना लास्ट में। ठीक है, इसको वापस से रिवाइज लेकर चलते हैं अपन कि यदि जनक से, यदि पेरेंट्स से जो करेक्टर उसकी ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, यानी जनक से जो लक्षण होते हैं वो उसकी संतति में जाते हैं। जो लक्षण संतति में जाते हैं, जनक से संतति के अंदर जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। क्लियर बात? समझ में आई? यानी भाई जैसे मेल और फीमेल है, ठीक है, और उनके करेक्टर उनकी संतति में जा रहे हैं, उनके लक्षण उनकी संतति में जा रहे हैं। जैसे मान लो फीमेल के पास कुछ करेक्टर हो सकते हैं, वैसे ही मेल के पास भी कुछ डिफरेंट करेक्टर हो सकते हैं। जैसे फीमेल के पास कोई भी करेक्टर ले लो आप, कि मान लो उसकी हाइट का करेक्टर हो गया, तो दोनों से कंपेयर कर लो। ठीक है, सेम हाइट भी हो सकती है और जरूरी नहीं सेम हाइट रहे। भाई लड़के की हाइट ज्यादा भी हो सकती है, लड़की की हाइट कम भी हो सकती है। त्वचा का रंग देख लो, ठीक है, हो सकता है फेयर हो सकता है फेयर नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा आंखों का रंग हो सकता है, आंखों का रंग हो सकता है। ठीक है, यानी कोई संतति है और उसके जनक यानी उसके माता पिता के अंदर कौन से करेक्टर है, तो भाई आंखों का रंग भी हो सकता है, कि हो सकता है कि माता की आंखों का रंग ब्राउन है, कैसा है, और पिता की आंखों का रंग कैसा है, ब्लैक है, मान लो डिफरेंट है। तो संतति में कौन सा आएगा, संतति में कौन सा आएगा, इस चीज को हम इसी चैप्टर से समझेंगे कि संतति में कौन सा करेक्टर आएगा। इसके अलावा बालों का रंग हो सकता है, ठीक है, और शरीर की कुछ अंगों की बनावट हो सकती है। ठीक है, भाई कान क्या करती कैसी है, नाक क्या करती कैसी है, कुछ ना कुछ डिफरेंट करेक्टर
मिलकर संतति में जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई जो संतति उत्पन्न हुई है वो मतलब ये थोड़ा फनी टाइप हो गया बोलने में भी कि जो संतति उत्पन्न हुई है वो आधी काली हो जाएगी और आधी गोरी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक तरफ से हाइट बढ़ गई और एक तरफ से हाइट छोटी हो गई, एक आंख ब्लैक हो गई और एक आंख ब्राउन हो गई, ऐसा तो करेक्टर कभी नहीं आ सकता। कुछ करेक्टर उसके माता से उसके अंदर ट्रांसफर होंगे और कुछ करेक्टर उसके पिता से उसके अंदर ट्रांसफर होंगे। तो इसी बात को हम कहेंगे कि जनक से, माता पिता को आप क्या बोलोगे? जनक। जनक से संतति में जो लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं उसी चीज को आप बोलते हो आनुवंशिकता। क्या बोलते हो? आनुवंशिकता। अब बात आती है विभिन्नता की कि भाई ये विभिन्नता क्या चीज है। तो ये सब सारा डिपेंड रहता है डीएनए रेप्लिकेट होने के आधार पर। तो विभिन्नता की अगर हम बात करें तो हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, आप बैठे हो, सभी और भी क्लास के अंदर स्टूडेंट हैं, एक दूसरे की डिट्टो कॉपी नहीं है। सबकी शक्लें मिलती हैं क्या? नहीं मिलती। यहाँ तक कि आप देखो तो आपके माता पिता से भी आपकी हूबहू शक्ल नहीं मिलेगी। जुड़वा का केस अलग होता है, जुड़वा का केस अलग है, लेकिन हूबहू शक्ल नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जनक की अगर आप बात करो तो मेल और फीमेल दोनों है, तो इसके जेनेटिक करेक्टर के साथ जब मिलते हैं, डीएनए के रेप्लिकेट होने के बाद जब जाइगोट बनता है और इसके जेनेटिक करेक्टर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो संतति में जाहिर सी बात है क्या होगी? असमानताएं आएंगी। क्या उत्पन्न होंगी? असमानताएं। तो संतति में उत्पन्न होने वाली असमानताएं क्या कहलाती हैं? विभिन्नता। क्या कहलाती हैं? विभिन्नता। इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, अभी के लिए थोड़ी सी बात की हमने। संतति में उत्पन्न होने वाली असमानताएं क्या कहलाती हैं? विभिन्नता। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसको आप कहते हो जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। क्या कहते हो? या आनुवंशिक। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसको आप क्या कहते हो? जेनेटिक्स। ठीक है। अगर आगे हम बात करें हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो कॉमन सी बात है, ये ऐसे चैप्टर जो है 9th-10th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, जेनेटिक्स का चैप्टर आ ही जाता है, तो सबको पता है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी का जनक कौन है। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। अभी अगला प्रश्न आ जाए कि भी ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस जीव पर अपने जेनेटिक्स का अध्ययन किया था? तो उसने पादप पे किया था। किस पे किया था? जीवी है पादप। और पादप का नाम भी आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे? उद्यान मटर। कौन सा है? उद्यान मटर। तो किस पे अध्ययन किया था? उद्यान मटर। ठीक है। साथ साथ इसका बॉटनिकल नेम भी आपको याद रहना चाहिए, पाइसम सेटाइवम। वेरी गुड। पाइसम तो ये तो कॉमन सी इंट्रोडक्शन की बातें हो गई अपनी कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। और जेनेटिक्स शब्द जो जिसने दिया था उसका नाम भी आप याद रख लेना, कौन है? बैटसन, विलियम बैटसन। कौन है? विलियम बैटसन, जिसने जेनेटिक्स शब्द दिया था। ठीक है। क्लियर बात। अभी एक और कोई नहीं, अपना थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है। अभी के लिए एक पर्सन और हो सकता है। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कौन है भाई? कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन। कौन है?
थॉमस हंट मॉर्गन। तो देखो, आपके छोटे प्रश्नों की तैयारी यही हो जानी चाहिए। पहला प्रश्न आपका ये हो गया कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? विलियम बेटसन ने। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स? थॉमस हंट मॉर्गन। कौन है? अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स की परिभाषा क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसको आप क्या कहोगे? आनुवंशिकी। क्या कहोगे? आनुवंशिकी। ठीक है, तो अभी के लिए रफ कॉपी में नोट करते रहा करो। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, साइलेंट रहिए, सामने देखिए। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स। अगर जेनेटिक्स की डीपली अगर हम बात करें, वो तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई थी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का एक साथ अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक्स। अभी डीपली अगर हम जाएं कि वास्तव में जेनेटिक्स है क्या, तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स का मतलब ये है कि आप जीन्स का अध्ययन कर रहे हो। किसका अध्ययन कर रहे हो? जीन। किसका अध्ययन कर रहे हो? जीन्स का अध्ययन कर रहे हो। अच्छा, जीन्स की परिभाषा अगर आप देखो तो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी द करेक्टर, यानी डीएनए का एक ऐसा छोटा टुकड़ा जो प्रोटीन संश्लेषण कर सके। तो आप कह सकते हो कि डीएनए का एक खंड है। क्या है? एक खंड है। मान लो ये डीएनए है। अब ये इतना इसका खंड है, ये कोई ना कोई करेक्टर को निर्धारित कर रहा है। ये किसी न किसी लक्षण को निर्धारित कर रहा है। जैसे मान लो किसी भी लक्षण को निर्धारित कर रहा है। ये मान लो चलने का करेक्टर बता रहा है, ये सोचने का करेक्टर बता रहा है, ये त्वचा का करेक्टर बता रहा है, ये आंखों के रंग का करेक्टर बता रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो जीन पाए जाते हैं वो किसी न किसी करेक्टर का डिटर्मिनेशन करते हैं, किसी न किसी करेक्टर का निर्धारण करते हैं। तो डीएनए का एक खंड, छोटा खंड जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन? कि वो कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई करेक्टर को निर्धारित कर सके। क्या कर सके? किसी न किसी लक्षण का निर्धारण कर सके। उसको आप क्या कहोगे? जीन। क्या कहोगे? क्लियर? अगर जीन का भी एक छोटा पार्ट जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना दे, सुनना, ये बहुत डीपली बात हो गई, ये बहुत डीपली बात हो गई। और जब चैप्टर को लेके चलते हैं तो जेनेटिक्स, मैंने कहा जेनेटिक्स आपके हायर क्लास में भी काम आती है, तो मैं थोड़ा सा और इसको डीपली लेके चलता हूं कि जीन जो है उसका भी यदि एक छोटा खंड और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना दे, यानी पॉलीपेप्टाइड का मतलब आप समझ गए, प्रोटीन बना दे। प्रोटीन, प्रोटीन इज द पॉलीमर। प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर यानी बहुलक है जो एमिनो अम्ल से मिलकर बना है। बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर क्या बना देंगे? प्रोटीन। क्या बना देंगे? जैसे मान लो ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये आपस में मिले हुए हैं और आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। कौन से बंध द्वारा? पेप्टाइड बंध। कौन से बंध द्वारा? पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, तो बहुत सारे के लिए हम क्या लगाते हैं? पॉली। क्या यूज करते हैं? तो हम क्या कह रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात?
पेप्टाइड बंध बहुत सारे हो गए, तो हम इनके लिए क्या यूज करते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो जीन का भी एक छोटा टुकड़ा जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना दे, क्या बना दे, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिससे क्या बन जाए, प्रोटीन, क्या बन जाए। और प्रोटीन भी क्या करता है, लक्षणों का निर्धारण। तो जीन का एक छोटा खंड जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना दे, उसको आप कहोगे सिस्ट्रोन। क्या कहोगे भाई, ये चीजें नोट कर लेना, क्योंकि ये नोट्स में मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत डीपली बेसिक हो गया आपका, ठीक है, और बिल्कुल आपके काम आएगा ये। तो वापस से हम बात कर लेते हैं। हमने अभी इसी टॉपिक पे बात की है, आगे तो हम बढ़े ही नहीं है अभी। हमने अभी इसी टॉपिक पे बात की है कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स क्या है, जीन की स्टडी है, क्या है, ठीक है। और जीन क्या होता है, डीएनए का एक खंड, छोटा खंड, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, क्या है, क्या है, इंफॉर्मेशन, और जिनसे वो किन का निर्धारण कर दे, लक्षणों का। ये सारी चीजें आपके 6 के चैप्टर में आ जाएंगी, अगले चैप्टर में। समझ में आ रही है बात। तो जो लक्षणों का निर्धारण कर दे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिस्ट्रोन क्या होता है, पूछ लिया जाए क्या होता है, सिस्ट्रोन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, जीन का एक खंड जो पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर दे और उससे प्रोटीन बन जाए, और प्रोटीन भी आगे जाके क्या करे, लक्षणों का निर्धारण करे, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, सिस्ट्रोन। क्या कहेंगे, बात समझ में आई, क्लियर हुई, ठीक। आगे देखिए, इधर देखिए, इनहेरिटेंस इज हाउ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड वन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इनहेरिटेंस, वंशागति, क्या बोल रहा है, वंशागति, सामने देखिए, यही है बस इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। कोई इंग्लिश में लिखवाया नहीं जाएगा आपको, हिंदी मीडियम के बच्चे हो, लेकिन समझ में आ रहा आपको, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। इनहेरिटेंस को आप क्या बोलते हो हिंदी में, वंशागति। वंशागति क्या है, वंशागति के अंदर क्या होता है कि जो ट्रेट है, जो ट्रेट है, जो विशेषताएं हैं, जैसे हमने बोला ऊंचाई, क्या बोला हमने, ऊंचाई, हमने बोला हाइट, क्या बोला, आप बता सकते हो हाइट के ट्रेट कितने हैं, हाइट के ट्रेट्स कितने आप बता सकते हो, एनीवन, एनीवन टेल मी, हाइट के ट्रेट्स कितने हैं। भाई कॉमन सेंस में आप देखो तो 2 ही ट्रेट्स निकल के आते हैं, बाकी और भी हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, मंजिला हो सकता है, लेकिन आप क्या बोलते हो, बोना और लंबा, ये ट्रेट्स हो गई। हाइट क्या है, एक लक्षण है, क्या है, और इसकी ट्रेट है, यानी इसकी विशेषता कितनी है, 2, कौन कौन सी, लंबा और बोना। अब मैं बोलूं कलर, कलर एक लक्षण है, और ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, रेड, ये हो गई ट्रेट। समझ में आ गई बात, समझ में आई क्या। तो जो ट्रेट्स या फिर लक्षण एक एक जनरेशन से, जनरेशन तो समझते हो ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। जब विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं, उसी बात को आप वंशागति कहते हो। समझ में आ गई बात। इनहेरिटेंस किसे कहोगे कि जब ट्रेड्स जो होती हैं वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर होती है, तो आप उसको क्या कह रहे हो, वंशागति, क्या कह रहे हो। अच्छा, यहां पर एक बात और दे रखी है कि कैरेक्टर ए हेरिटेबल फीचर सच एज फ्लावर कलर, हेरिटेबल फीचर यानी कोई ऐसा लक्षण जो आगे जा सके, उसको आप क्या कह सकते हो, कैरेक्टर, क्या कह सकते हो, कैरेक्टर, ठीक है। अब ट्रेट के बारे में वापस बता रखा है, वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर सच एज द पर्पल और व्हाइट फ्लावर्स, वो एक ही बात है, ठीक है। जैसे ए वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर, देखो इसको सामने,
ट्रेट के बारे में वापस से बता रहा हूं, सामने देखिए। ट्रेट, वेरिएंट ऑफ करेक्टर, वेरिएंट यानी विभिन्नता, क्या, किसकी, लक्षण की, किसकी, जैसे पर्पल और वाइट, जैसे पर्पल और वाइट। आप बोल रहे हो कि कलर एक ट्रेट है, सॉरी कलर एक करेक्टर है, क्या है, करेक्टर यानी एक लक्षण है। आप बताओ इसकी ट्रेट कितनी हुई, सर कितनी भी हो सकती है ट्रेट, क्योंकि कलर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे हैं, है या नहीं है। हाँ, मार्केट जाते हो शॉपिंग करने के लिए, हाँ कपड़े की दुकान में तो बहुत सारे, अगला भी पागल हो जाता है, कलर दिखाओ, है ना, डार्क मैरून दिखाओ, चाहे खुद को पता नहीं डार्क मैरून कैसा होता है, लेकिन अगले को बोल ही देंगे। तो करेक्ट देखा जाए तो कलर की ट्रेट बहुत सारी हो गई। अच्छा इस बात को देखो, ये बोल रहा है कि जो ट्रेट है वो कैसे बनती है, जैसे मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, तो ये बोल रहा है ईच ट्रेट कैरी 2 कॉपीज, यानी कोई भी ट्रेट है उसकी 2 कॉपियां होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, 2 कॉपियां होती हैं। देखो कहीं किसी बुक में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, किसी बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप मेरी लैंग्वेज याद कर लो, बस इसी को जान लेना, लक्षण की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, लक्षण की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कॉपी के रूप में है तो एक करेक्टर किससे आ जाएगा, मेल से, और एक करेक्टर फीमेल से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कॉमन सी बात की है, इन पे सिर्फ थोड़ी सी बात की हमने कि ऑब्वियसली आपके लिए जो जानने वाली चीज क्या थी, जीन्स, जीन्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये जीन्स जो होते हैं यही ट्रेट के रूप में होते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। ये जो समझाया मैंने आपको, ऐसा मैं आपके लिए हिंदी के नोट्स में नहीं डालूंगा, ठीक है, ये एक बेसिक बात हो गई, ठीक है, थोड़ा डीपली हो गए ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, और अभी के लिए आपका जो टॉपिक क्लियर हुआ है वो ये है कि जेनेटिक्स की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, मेरे ख्याल से याद हो गई, आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाती है, ठीक है, और जेनेटिक्स का जनक कौन है याद होना चाहिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने किस पौधे पर अपना अध्ययन किया, उद्यान मटर पर, और आपको ये याद होना चाहिए कि मॉर्गन कौन था, मॉर्गन कौन थे, क्या कहा, मॉर्गन को किसका जनक कहा जाता है, प्रायोगिक आनुवंशिकी का किसका जनक कहा जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा एक नई बात देख लो आप, जैसे हम बात करते हैं मेंडल और मॉर्गन, किसकी बात करते हैं, मेंडल और मॉर्गन की बात करते हैं, ठीक है। वैसे मॉर्गन की जो थ्योरी है वो इसी चैप्टर में बाद में आएगी, लेकिन अभी के लिए एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि मॉर्गन ने एक्चुअल में किया क्या था और मेंडल क्या करना चाह रहा था और मॉर्गन ने क्या किया था। देखो मेंडल ने जेनेटिक्स को समझाने के लिए अपने 3 नियम दिए थे भाई, एक तो था प्रभाविता का नियम, एक था पृथक्करण का नियम, और एक था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। और मॉर्गन ने जो थ्योरी दी थी वो उसने क्या समझाया था,
संलग्नता। रफ कॉपी में जरूर नोट करना इस बात को, ठीक है। मैं इस चैप्टर का निचोड़ निकाल रहा हूं ऐसे मान लो अभी, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में ये पता होना चाहिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो मॉर्गन जो है ना, मॉर्गन मेंडल की इस बात को पकड़ के बैठ गया। कौन सी बात को? स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को पकड़ के बैठ गया मॉर्गन। और पकड़ के क्या बैठा, इसने इसके स्वतंत्र अपव्ययन के नियम का खंडन ही कर दिया। इसने मान्य कर दिया इसके स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को। पहले बात मान्य हुई थी, लेकिन जब मॉर्गन आया और उसने संलग्नता पर अपनी थ्योरी दी, किस पर? संलग्नता पर अपनी थ्योरी दी, तो पूरा पूरा वो कटाक्ष करता है किसके ऊपर? स्वतंत्र अपव्ययन के नियम पर। किस पर? ठीक है, बात समझ में आई कि मॉर्गन एक्चुअल में क्या कर रहा था। अच्छा, इसने मटर के पादप पर अपना अध्ययन किया और इन्होंने किस पर अपना अध्ययन किया? फल मक्खी, ठीक है। किस पे अपना अध्ययन किया? अच्छा, आपको मटर के पादप का बॉटनिकल नेम याद है? पाइसम सेटाइम। अगर मैं ऐसे पूछ लूं आपसे कि फल मक्खी का जूलॉजिकल नेम क्या है? बॉटनिकल मत बोलो, इसने पादप पे किया था और इसने जीवों पर, जंतुओं पे करने लग गया था। ड्रोसोफिला, नोट करना भाई, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ठीक। अब बात यह आती है कि मॉर्गन ने अपने प्रयोग के लिए किसका चुनाव किया था? फल मक्खी का। किसका चुनाव किया था? फल मक्खी का। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चुनाव किया था? मटर के पादप का, ठीक। मेंडल ने अपने स्वतंत्र अपव्ययन नियम में यह बताया था कि एक लक्षण के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या बताया था? यानी 1000 लक्षण है तो 1000 जीन काम करेंगे, 2000 लक्षण है तो 2000 जीन काम करेंगे। इसने ये बात बताई थी और ये बताया था इसीलिए जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे देते हैं। इसने इसकी बात को फेल करते हुए ये कहा कि ऐसा नहीं होता है। इसने कहा कि एक लक्षण के लिए यानी एक गुणसूत्र पर एक ही जीन होता है। मेंडल ने अपने स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में क्या बात बताना चाह रहा था? एक गुणसूत्र पर एक जीन होता है और वो एक लक्षण का निर्धारण कर देता है। इसने ये कहा एक गुणसूत्र जो होता है ना, इस पे कई जीन होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं पास पास। इसी चीज को इसने क्या कहा था? संलग्नता, ठीक है। तो इसने अपने प्रयोग ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर प्रयोग करके इस बात को क्लियर कर दिया और बिल्कुल इसकी बात मानने वाली है आज, और इसकी बात पूरी तरह से खंडित हो गई थी, ठीक है। बस यही बताएंगे हम, अब इसको डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक मेंडल के ऊपर ही थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, ठीक। मेंडल जो थे 18वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। कौन सी सेंचुरी के? आप इनकी बायोग्राफी पढ़ लेना, ठीक है। 10th क्लास से चलती हुई आ रही है, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। 18वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट थे मेंडल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेंडल सफल क्यों नहीं हुआ था, ये बात आपको ही पता है, क्योंकि मेंडल के मरने के बाद 3 साइंटिस्टों ने इसके काम को आगे बढ़ाया था। हुगो डी व्रीज, ऑरेंज और शेरमा, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके कार्य को आगे बढ़ाया था। और वो आए थे कौन सी सेंचुरी में? 19वीं सेंचुरी में आए थे।
तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल का जो काम था 18 सेंचुरी में निखर कर क्यों नहीं आया, तो उसके कई रीजन थे। तो कुछ मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। पहली अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने प्रयोगों के अंदर गणितीय पद्धति लागू कर दी थी। क्या कर दी थी? यानी इन्होंने अपने प्रयोगों में क्या अप्लाई कर दिया था? मैथ और बायोस्टैटिक्स, जैव सांख्यिकी, बायोस्टैटिक्स चलती है ना, तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिकलों के अंदर मैथ लागू कर दी थी। जैसे आप पढ़ते हो ना, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये तो बायोलॉजी का जो कैंडिडेट रहेगा उसको मैथ आती है, लेकिन मैथ की तरफ वो कम ध्यान देगा। ठीक। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें, जिस टाइम का ये साइंटिस्ट था ना, उस टाइम पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन के जो सोर्स थे इंफॉर्मेशन का, वो न के बराबर थे। जैसे आज की अगर हम बात करें तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ठीक है, एक छोटी सी भी अगर इंफॉर्मेशन डाली जाए तो शाम तक तो सभी देखने वालों के पास वो पहुंच जाती है। लेकिन उस टाइम पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के जो सोर्स, सूचना के प्रसार के जो साधन थे वो कम थे। तो आप क्या बताओगे कि सूचना प्रसारण के जो साधन थे वो कम थे। क्लियर? तो ये भी इसकी एक असफलता का कारण था, क्योंकि वो अपनी बातों को पब्लिश कहाँ करवाता, अपनी बातों को पब्लिश करवाता कहाँ। ठीक है। एक और बड़ी बात थी कि 18 सेंचुरी का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डार्विन। क्या नाम था? डार्विन। 18 सेंचुरी का जो साइंटिस्ट था उसका नाम था, अच्छा साइंटिस्ट तो बहुत हुए लेकिन ये लीडिंग साइंटिस्ट था एक तरीके से। लीडिंग यानी मतलब फेमस था ये उस टाइम पर। तो लोगों का ध्यान किसकी तरफ था ज्यादा? डार्विन की तरफ। किसकी तरफ था? जैव विकास पर अपना अध्ययन किया ना, जैव विकास पर अपना अध्ययन किया, इवोल्यूशन के ऊपर। ठीक है। तो डार्विन की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा था। तो ये बात तो आप भी जानते हो भाई, कंपेयर यदि हम करें तो क्वालिटी वाली चीज की तरफ ज्यादा झुकेंगे। जैसे भारत के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़पेपर हैं, लेकिन पढ़ने वाले दैनिक भास्कर और पत्रिका, राजस्थान पत्रिका सबसे ज्यादा बिकते हैं, है ना, क्योंकि उनको उन्होंने क्या बना रखा है? फेमस। अब चाहे दूसरे न्यूज़पेपर में मैटर कितना ही अच्छा हो, लेकिन लोग उनको देखते तक नहीं है। तो कुछ ऐसा ही था कि लोगों का ध्यान किसकी तरफ था कि डार्विन क्या खोज करेगा, अब जैव विकास पर वो क्या बताएगा, सब डार्विन पे ध्यान दे रखा था। किस पे ध्यान दे रखा था? तो मेंडल की तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। तो ये इसकी असफलता के मुख्य कारण थे। ये इसकी असफलता के मुख्य कारण थे। मेंडल 18 सेंचुरी के अंदर रिसर्च करता है और मर भी जाता है 18 सेंचुरी में ही। 18 सेंचुरी में ही मरता है वो। ठीक है, 18 सेंचुरी में ही मर जाता है और मरने के बाद किसी को इसके काम का पता भी नहीं रहता। फिर 19 सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इसके काम को वापस से निखारा और इनको एक नाम दिया, क्या? मेंडलवाद के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है वो? मेंडलवाद। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मटर के पादप का चुनाव, उसने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया? पादप तो बहुत सारे थे, पादप तो बहुत सारे थे, उसने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया? ठीक। रवीना बता रही है, बता रवीना खड़ी होगी अपनी जगह। और ओके, बैठ जाइए। देखो,
नंबर 1, मटर का जो पादप था वो 1 वर्षीय पादप है। एक वर्षीय का मतलब 1 वर्ष के अंदर अंदर इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। ठीक है, 1 वर्ष के अंदर इसका जीवन काल कुछ महीनों में ही हो जाता है। ठीक है, तो यदि मान लो उसने आम के पेड़ का चुनाव कर लिया होता या किसी और पेड़ का चुनाव कर लिया होता तो मेरे ख्याल से 2-3 प्रयोग ही कर पाता, क्योंकि आम के पेड़ को बड़ा होने में और फल देने में बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं ना। तो उसको टाइम बचाने के लिए उसने ये एक तो ये यूज किया। दूसरा, मटर का जो पादप है वो द्विलिंगी है। कैसा है? द्विलिंगी। द्विलिंगी किसे कहेंगे? जिसके अंदर ऐसा पादप जिसके अंदर स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी उसके अंदर स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों प्रेजेंट हो। स्त्रीकेसर तथा पुंकेसर दोनों प्रेजेंट, तो द्विलिंगी था। तीसरी बात, इसमें नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से इसमें स्वपरागण हो रहा था। सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया आपने स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, और परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता था। इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण पाया जाता है और परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। ठीक, और इसकी हम बात करें तो इसमें विपरीत विभेद के अनेक लक्षण थे। सबसे मेन बात तो यही है अगर देखा जाए। इसमें विपरीत विभेद के अनेक लक्षण थे। विपरीत विभेद कैसे? विपर्यायसी, जैसे 7 जोड़ी लक्षण थे ना, 7 जोड़ी लक्षणों की अगर हम बात करें तो हाइट थी, फूल का रंग था, फूल की स्थिति थी, बीज की आकृति थी, बीज का रंग था, फली की आकृति थी। ठीक है, फली का रंग भी था ना। 7 जोड़ी हो गए। कितने हो गए? वापस से काउंट करो। नंबर 1, ऊंचाई। नंबर 2, फूल का रंग। नंबर 3, फूल की स्थिति। 4, बीज की आकृति। 5, बीज का रंग। 6, फली की आकृति और फली का रंग। ठीक, हाइट की अगर हम बात करें तो लंबापन और बौनापन, ये तो लक्षण हो गए इनकी विशेषता। फूल का रंग सफेद और बैंगनी। फूल की स्थिति अक्षीय और अंत्य, अंत्यस्थ। बीज की आकृति गोल व झुर्रीदार। बीज का रंग हरा व पीला। फली की आकृति फूली और पिचकी हुई। और फली का रंग, फली का रंग, ये 7 करेक्टर उसने ढूंढे थे। कितने करेक्टर? 7 करेक्टर। ठीक है, और इन पर उन्होंने 7 जोड़ी कैसे हुए?
इन सब की 2-2 विशेषताएं हैं। तो कितनी 7 जोड़ी लक्षणों पर अपना अध्ययन किया था।